साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता के तहत एक संपादकीय निकली है, महंगे खाद्य तेल का संकट। यह संपादकीय जयंतीलाल भंडारी जी के द्वारा लिखी गई है। इस आर्टिकल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो वर्तमान में खाद्य तेल का जो रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो यह जो संकट है इसके पीछे के तत्कालिक कारण क्या हैं और दीर्घकालिक कारण क्या है, तथा सरकार के द्वारा इसके ख़त्म करने के लिए इसके समाधान के लिए जो तत्कालिक कदम उठाए गए हैं और दीर्घकालिक क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है कि कैसे हम खाद्य तेल का ये जो संकट बार बार हमारे देश में आता रहता है, इसके पीछे की रीज़न क्या है और इनसे हम कैसे दीर्घकालिक रूप से निपट सकते हैं। इन सभी चीज़ों की चर्चा की गई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इन दिनों महंगे खाद्य तेलों ने न केवल गरीब तबके बल्कि मध्यम वर्ग के परिवारों के रसोई बजट को भी बिगाड़ दिया है। देश में खाद्य तेलों के लिए प्रमुख रूप से पाम, सरसों और मूंगफली तेल का उपयोग किया जाता है। यदि हम पिछले एक वर्ष में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों को देखें तो पाते हैं कि पिछले एक वर्ष में सभी तेलों की कीमतों में औसतन करीब 60% से अधिक की वृद्धि हुई है। सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों को घटाने के लिए तत्कालिक उपायों के तहत आयातित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कमी सहित अन्य सभी करों में रियायतें दी हैं। यही कारण है कि वैश्विक बाजार में पामोलिन और सोयाबीन की कीमतों में भारी वृद्धि की तुलना में भारत में इनकी कीमतों में कम वृद्धि दर्ज की गई है। खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतें और अपर्याप्त तिलहन उत्पादन देश की पीड़ादायक आर्थिक चुनौती के रूप में उभर कर आई है, तथा हालांकि इस समय भारत में अनाज भंडार भरे हुए हैं। देश गेहूं, चावल और चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भर है और इनका निर्यात भी बढ़ रहा है, लेकिन तिलहन के मामले में हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लायक उत्पादन भी नहीं कर पा रहे हैं। देश में पिछले 3 दशक से खाद्य तेलों की कमी पड़ रही है। इसे दूर करने के लिए घरेलू तिलहन पैदावार बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। हालांकि तिलहन पैदावार बढ़ाने में पीली क्रांति ने अहम भूमिका निभाई है। तो यहाँ आपको के लिए पॉइंट है कि तिलहन उत्पादन बढ़ोतरी जो है ये पीली क्रांति संबंधित है, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई। हरित क्रांति के तहत जिस तरह धान गेहूं की बीजों पर काम हुआ, वैसा काम तिलहन के क्षेत्र में कम हुआ। परिणाम स्वरूप देश तिलहन पैदावार में पिछड़ता गया। इसका नतीजा यह हुआ कि देश में आवश्यकता के अनुरूप तिलहन पैदावार नहीं बढ़ने से खाद्य तेलों के उत्पादन पर असर पड़ा है। तिलहन की खपत की तुलना में उत्पादन कम होने से खाद्य तेलों के आयात पर भारत की निर्भरता लगातार बढ़ती गई है। वर्ष 1990 के आसपास देश खाद्य तेलों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर था। फिर खाद्य तेलों के आयात पर देश की निर्भरता धीरे धीरे बढ़ती गई और इस समय यह चिंताजनक स्तर पर है। इस समय भारत अपनी ज़रूरत का करीब 60% खाद्य तेलों का आयात करता है, आधे से अधिक, मतलब 60% जो है हम लोग बाहर से मंगाते हैं। चूँकि खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन ज़रूरत की पूर्ति के लिए लगभग 40% ही है, मतलब हम अपने उत्पादन से केवल 40% की ही आपूर्ति कर पाते हैं। इसलिए अपर्याप्त तिलहन उत्पादन बाजार में खाद्य तेल के मूल्य को नियंत्रित नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप खाद्य तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार देश में खाद्य तेल के दाम को प्रभावित करता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि कई देशों की जैविक ईंधन नीतियां भी खाद्य तेलों की महंगाई का कारण बन गई हैं। उदाहरण के लिए भारत को पाम ऑयल का निर्यात करने वाले मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम ऑयल से जैविक ईंधन और अमेरिका में सोयाबीन के तेल से ईंधन का उत्पादन किया जा रहा है। चीन की बड़ी कंपनियां भी विश्व बाजार में बड़े पैमाने पर खाद्य तेल की खरीद कर रही हैं। भारत में जहां पाम ऑयल की हिस्सेदारी 30% से अधिक है, वहीं सोयाबीन के तेल की हिस्सेदारी करीब 22% है। ऐसे में खाद्य तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बदलाव का असर खाद्य तेल की घरेलू कीमत पर तेज़ी से पड़ता है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इस पर ज़्यादा है। पिछले एक वर्ष में तो भारत में खाद्य तेलों के दाम जो हैं तेज़ी से बढ़े। स्थिति यह है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत को सालाना करीब 65 से 70 हज़ार करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा हर वर्ष इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील और अमेरिका आदि देशों के हाथों में चली जाती है। भारत खाद्य तेलों का आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो यह फैक्ट है कि भारत खाद्य तेलों का आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। पिछले कुछ वर्षों से देश में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन
तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लंबा सफर तय करना है। पिछले महीने केंद्र सरकार ने पॉम के तेल के लिए 11,040 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय खाद्य तेल पॉम ऑयल मिशन NMEO-OP को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश में ही खाद्य तेलों के उत्पादन में तेजी लाना, इसके लिए पॉम ऑयल का रकबा और पैदावार बढ़ाने के लक्ष्य को सुनिश्चित किए गए हैं। पॉम की खेती के लिए सहायता में भारी बढ़ोतरी की गई है। पहले प्रति हेक्टेयर 12,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 29,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर कर दिया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 कब तक 2025-26 तक पॉम ऑयल का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कच्चे पॉम ऑयल की पैदावार 2025-26 तक 11.2 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अब खाद्य तेल मिशन के तहत तिलहन उत्पादन में इजाफा करने के लिए उत्पादकों को जरूरी कच्चा माल, तकनीक और जानकारी जो है वो सरलतापूर्वक उपलब्ध कराई जाएगी। इसी खरीफ सत्र में किसानों को मूंगफली और सोयाबीन सहित विभिन्न तिलहनी फसलों की अधिक पैदावार वाले और बीमारी व कीटाणु से बचाव की क्षमता रखने वाले बीजों के किट मुहैया कराए जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, खरीफ सत्र में, इसी खरीफ सत्र मतलब इससे जो आपका मूंगफली है, सोयाबीन है और ये जो इस प्रकार की तिलहनी फसलें हैं, ये आपके खरीफ फसल के तहत आते हैं। तिलहन फसलों की जैविक एवं अजैविक किस्मों के विकास और उपज में वृद्धि के लिए तिलहन फसलों में सार्वजनिक अनुसंधान खर्च बढ़ाने की जरूरत है। तिलहन फसलों के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्रों में उर्वरक, कीटनाशक, ऋण सुविधा, फसल बीमा और विस्तार सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायों को भी अपनाया जाना होगा। खाद्य तेलों का संकट दूर करने के लिए गैर पारंपरिक स्रोतों से भी अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल निकालने की दिशा में काम करना होगा। ठीक है, अब ये गैर पारंपरिक स्रोत कौन से हैं? तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, लेकिन चावल के बहुत कम हिस्से का इस्तेमाल तेल अर्थात राइस ब्राउन ऑयल निकालने में किया जाता है। इसी तरह बिनौले अर्थात कॉटन सीड को बड़ी मात्रा में बिना तेल निकाले ही पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसे में नए राष्ट्रीय तिलहन मिशन के तहत राइस ब्राउन ऑयल और कॉटन सीड ऑयल को बढ़ाने संबंधी पहलुओं पर ध्यान दिया जाना उपयुक्त होगा। यह विचारणीय प्रश्न है कि जब देश के कृषि क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगातार योगदान जो है बढ़ रहा है और लगातार कृषि निर्यात बढ़ रहे हैं, तब तिलहन पैदावार में निराशाजनक स्थितियां बनी हुई हैं। मालूम हो कि कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें 3 वर्षों की पहली तिमाही में लगातार विकास दर बढ़ी है। यदि तिलहन पैदावार में अच्छी वृद्धि होगी तो कृषि GDP में और बढ़त दिखेगी। इस बात को ध्यान में रखा जाना होगा कि जब तक देश में तिलहन उत्पादन में लक्ष्य के अनुरूप आशातीत वृद्धि नहीं की जाएगी और तिलहन का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक ना तो तिलहन उत्पादक किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और न ही खाद्य तेल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि वैश्विक खाद्य तेल बाजार के ताज़ा रुख और तिलहन की नई फसल आने के बाद इस साल दिसंबर से घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतें धीरे धीरे कम होना शुरू होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए संपादक से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।